नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च में आरआरबी एनटीपीसी 2025 की ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई है और 2 दिन पहले ही इसका आंसर की जारी किया गया है। तो आज हम लोग 16 मार्च 2026 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो कि आपके आने वाले अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थावरचंद गहलोत के संदर्भ में वो कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। वो कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये दोनों कथन हैं, दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो जो थावरचंद गहलोत हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ये सही है। और कर्नाटक के वे 19वें राज्यपाल हैं, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थावरचंद गहलोत को 2021 में कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पद संभाला है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले उनको पद से हटा सकते हैं या 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी उनको राज्यपाल रख सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है 153 से 162 तक। इसमें राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है 153 से 162, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, ठीक है। राज्यपाल के पास विधेयक को रोकने, लौटाने या राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपरमाणु कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा गलत सिद्ध हुई? अपरमाणु कणों की खोज डाल्टन ने की थी, उनमें से कौन सा कथन है जो डाल्टन का गलत था? तो देखते हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सामान्य तत्वों के समस्थानिकों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। द्रव अविभाज्य परमाणु से बने होते हैं। ये कथन डाल्टन का गलत था, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्रव अविभाज्य परमाणु से बना है, ये कथन डाल्टन का गलत था। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य माने गए थे, जो कि ये गलत हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणु कणों की खोज से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है। इसलिए यह अवधारणा गलत साबित हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग अलग और परमाणु संख्या सेम, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। डाल्टन का सिद्धांत आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार है, लेकिन इसमें संशोधन किए गए हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये मान लीजिए परमाणु है, तो इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहते हैं, इसी को मिला के न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1990 तक जीडीपी में किस क्षेत्र के शेयर में अत्यधिक वृद्धि हुई जो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाती है? इसके आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आपके आंसर की में गलत दिया हुआ था उद्योग, इसका आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 1990 तक भारत में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा। कृषि का हिस्सा घटता गया और उद्योग के साथ साथ सेवा क्षेत्र में जीडीपी में प्रमुख स्थान लेना शुरू किया गया। विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद
सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया, जो आज भी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। 1991 में जो एलपीजी आया था, उसी के बाद से ही सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का ही है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र जो भारत में 50% से भी अधिक है। 1991 आर्थिक सुधार, सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई, जो हम लोग अभी पढ़े। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। क्वेश्चन नंबर 4, किन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है? ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा दो जो देश का सीमा है चीन से अधिक है? पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भूटान और अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश का सबसे अधिक है और पाकिस्तान का भी कुछ ज़्यादा ही है, तो दोनों मिला के इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ सीमा लगभग 3323 किलोमीटर है। दोनों को जोड़ने पर कुल लंबाई चीन से अधिक हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चीन से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगाती है, 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ लगाती है, 106 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करती है। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अभिलक्षित होती है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा यूज हुआ था? तो ये यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक कुशल बने। माइक्रो प्रोसेसर ने पूरे सीपीयू को एक ही चिप में शामिल कर दिया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, और इसका उदाहरण ENIAC कंप्यूटर है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, जो कि अभी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, ये सब पांचवी पीढ़ी जो अभी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल द्वारा 1971 में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन इसी तकनीक पर आधारित है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टारफिश जैसे इकाइनोडर्म में जलवाहिकीय प्रणाली वाटर वास्कुलर सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? मतलब स्टारफिश में जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, गैस विनिमय, जनन, या फिर गमन और भोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा गमन और भोजन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकाइनोडर्म जैसे स्टारफिश में जलवाहिकीय प्रणाली एक विशेष तंत्र है जो पानी के दाब, हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से कार्य करता है। यह ट्यूब फीट को नियंत्रित करता है, जिससे जीव चलने और भोजन पकड़ने में सक्षम होता है। इसलिए इसका मुख्य कार्य गमन और भोजन हो जाएगा। इस पिक्चर में इसको अच्छे से दर्शाया गया है। ये जो होता है ट्यूब फीट होता है, इसी के नियंत्रण से ये चलते हैं और भोजन भी करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इकाइनोडर्म केवल समुद्री जीव होते हैं। उदाहरण स्टारफिश, सी अर्चिन, सी ककुम्बर, ये सब इकाइनोडर्म के उदाहरण हैं। इनका शरीर रेडियल सममिति का होता है। जलवाहिकीय तंत्र मेड्रेपोराइट, नलिकाएं और ट्यूब फीट शामिल होती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जीव अपने भुजाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती हैं।
ये सब जो जीव होते हैं ये सब अपनी भुजाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं और ट्यूब फीड से भोजन ग्रहण करते हैं और चलते भी हैं इसी की सहायता से हाइड्रोलिक प्रेशर के यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरायणांत समर समर सोलिस्टिक तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर प्रत्यक्ष रूप से सिरोपरि होता है? मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। इसका आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया नीचे तरफ मकर रेखा। जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो उसे ही उत्तरायंत कहा जाता है, समर सोलिस्टिक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तरायंत लगभग 21 जून, मतलब जब सूर्य की किरणें ये रहा कर्क रेखा यहाँ पर सीधी पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत पड़ती है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। मतलब जब सूर्य की किरण इसमें सीधी पड़ेगी तो उस दिन 21 जून जो कि होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे ग्रीष्म अयांत भी कहा जाता है, समर सोलिस्टिक। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है, मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। अगर सूर्य की किरण दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा है इसमें डायरेक्ट पड़े तो दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा दिन होता है जो कि 22 दिसंबर पर होता है। ठीक है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। जैसे आपको पूछा गया है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है जिसे उत्तरायण कहा जाता है, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध वाला भी पूछ सकता है जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिणायंत। ठीक है, जो कि 22 दिसंबर को होता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो बीच की रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो 3 रात बराबर हो गया। ठीक है, जो कि 21 मार्च और 23 दिसंबर 2 दिन आता है साल में। ठीक है, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर और नीचे दोनों होता है। यहाँ पर 6 महीना रात और दिन होता है उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके निम्नलिखित में से कितनी राशि कर दी गई है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़। 5 लाख से डायरेक्ट 2 करोड़ कर दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में निवेश की सीमा को आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना और अधिक पारदर्शिता लाना है। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का अर्थ किसी कंपनी या फर्म में महत्वपूर्ण वित्तीय साझेदारी होता है, हिस्सेदारी होता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए, आप लोग पुश करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इमेज व्यूअर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर, किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर डी हो जाएगा, किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आंसर देख लेते हैं। किसी कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे किसी विशेष संगठन या उपयोगकर्ता की ज़रूरत के अनुसार विकसित किया जाता है। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम किसी कंपनी के कर्मचारी के वेतन, टैक्स और रिकॉर्ड को संभालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, इसलिए यह कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये सब है, आप लोग इसे पुश करके पढ़ सकते हैं। जिसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विशेष ज़रूरतों के अनुसार, जैसे बैंकिंग, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2025 में 17वें इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर IDFE में तुर्की द्वारा प्रदर्शित किए गए शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? फैंटम एक्स, गजाप, नेबुला, टाइटन। तो इसका आंसर हो जाएगा गजाप। ठीक है,
जुलाई 2025 में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर IDFT में तुर्की ने गजाप नामक एक शक्तिशाली गैर परमाणु कन्वेंशनल बम प्रदर्शित किया। यह उच्च विनाश क्षमता वाला है और आधुनिक युद्ध में बिना परमाणु हथियारों के बड़े स्तर पर प्रभाव डालने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, IDFT तुर्की का प्रमुख रक्षा प्रदर्शन कार्यक्रम है जो हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नवाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? मनसबदारी व्यवस्था का निर्माण, बाजार की कीमतों और राशन व्यवस्था का विनियमन, सैन्य सुधारों के लिए दीवान अर्ज की नींव, इक्ता व्यवस्था की स्थापना। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो किया गया था वो है बाजार की कीमतों और राशन व्यवस्था का विनियमन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई और राशन व्यवस्था को नियंत्रित किया। इसका उद्देश्य सेना और जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना था। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत की स्थापना की, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बाजारों की निगरानी के लिए सनाए मंडी, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने किया था। ये दोनों चीज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, दीवान रियासत, दीवान मंडी। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखाने की प्रथा शुरू किया था। मतलब जो सैनिक रहते थे उनका हुलिया लिखा जाता था, घोड़ा दाग कर उनमें नंबर लिखा जाता था। ठीक है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्षेत्र ऑनलाइन लेनदेन, पैरोल प्रसंस्करण, इन्वेंट्री नियंत्रण और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? सेवा उद्योग, अनुसंधान, व्यापार और वाणिज्य, विनिर्माण संयंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग होता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेरोल प्रोसेसिंग, स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डेटा विश्लेषण। इससे कार्य तेज, सटीक और पारदर्शी बनते हैं। डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स के बढ़ते उपयोग ने इस क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण बना दी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट व्यापार में कंप्यूटर के उपयोग के उदाहरण है। ठीक है, जो अभी यूज हुआ है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, व्यापार संचालन को एकीकृत करते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में सबसे अंत में आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? मतलब भारत में जो सबसे अंत में आई थी और सबसे अंत में गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, जब वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। पुर्तगाली भारत में सबसे अंत तक टिके रहे और 1961 में गोवा, दमन और दीव के भारतीय संघ में विलय के साथ उनका शासन समाप्त हुआ। ठीक है, जो वास्को डी गामा थे 1498 में कालीकट पहुंचे थे। कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। भारत में पहली फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। गोवा पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा का भारत में विलय हुआ था। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आए, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे अधिक शासन किया था। ठीक है, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। फ्रांसीसी उपनिवेश पुदुचेरी जो था वो फ्रांसीसी उपनिवेश, पुदुचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसी उपनिवेश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रमुख नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों पर बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था और अंततः ब्रिटिश सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। कर कितना लगाया गया था? 30% लगाया गया था। इस सफलता के बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली। सरदार पटेल को जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने ही सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के बाद मिली। बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन था। इसी आंदोलन की सफलता ने आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ का रास्ता मजबूत किया था। महात्मा गांधी ने इसे आदर्श सत्याग्रह कहा था। किसे? बारदोली के सत्याग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बच्चों का शिक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, राष्ट्र की रक्षा। तो 86वें संविधान संशोधन में बच्चों के शिक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और साथ ही अभिभावकों का ये कर्तव्य जोड़ा गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों में यह नया प्रावधान शामिल किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह संशोधन 2002 में हुआ था लेकिन लागू हुआ था 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। मौलिक कर्तव्य में यह 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। किसे? जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है उसे। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच संकलित दक्षिण भारत का संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, संगम साहित्य दक्षिण भारत विशेषकर तमिल क्षेत्र में रचित प्राचीनतम साहित्य है जो मुख्यतः तमिल भाषा में लिखा गया था। यह साहित्य समाज, संस्कृति, युद्ध, प्रेम और राजनीति का विस्तृत वर्णन करता है। संगम सभाएं मदुरै में आयोजित होती थी जहां कवि और विद्वान अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। मदुरै बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, आगे देखने को मिलेगा। संगम साहित्य तमिल का स्वर्णयुग कहा जाता है। संगम साहित्य को प्रमुख ग्रंथ एटू तो कई, ये एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और पट्टू। ठीक है, एट्टू तो गई और पट्टू पाट्टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तमिल साहित्य से रिलेटेड है। और तोलका पीयम, ये प्राचीनतम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तमिल का पहला व्याकरण कौन सा है? तोलका पीयम। ठीक है, संगम सभाएं कहाँ होती थी? मदुरै में आयोजित की जाती थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है विषय। वीरता को पुरम कहा जाता था और प्रेम को अकम कहा जाता था। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य संगम काल के प्रमुख राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को परामर्श देने और सहायता करने वाले 40 लोगों का दल ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी इल्तुतमिश ने की थी। इसे कहा जाता था दल चालीसा। ठीक है, इल्तुतमिश ने चालीसा या ग्रुप ऑफ 40 की स्थापना की थी। ये तुर्क अमीरों का एक शक्तिशाली समूह था जो सुल्तान को प्रशासन में सलाह देता था और शासन को मजबूत बनाता था। यह समूह बाद में इतना शक्तिशाली हो गया कि सुल्तानों के लिए चुनौती भी बन गया था। ठीक है, चालीसा मतलब होता है 40 तुर्क अमीरों का समूह। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान को सत्ता दिलाने में भी इल्तुतमिश की भूमिका रही है। बलबन ने दल चालीसा समाप्त किया। दल चालीसा स्टार्ट किया था किसने? इल्तुतमिश ने, जिसे ग्रुप ऑफ 40 कहा जाता था। और इसे समाप्त किसे किया? और इसे समाप्त किसने किया? बलबन ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को भी संगठित किया था। ठीक है, एकता व्यवस्था और दल चालीसा किससे रिलेटेड है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 2500 ईसा पूर्व का कौन सा हड़प्पा शहर अपने व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है जो कि व्यापार के लिए उन्नत
स्थापित योजना को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था जो अपने विकसित बंदरगाह, डॉकयार्ड, जिसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध था। यह गुजरात में स्थित था और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की उन्नत नगर योजना और जल निकासी हड़प्पा सभ्यता की तकनीक प्रगति को दर्शाती है। ठीक है। लोथल जो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड है। यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके, सीप, आभूषण निर्माण के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसे ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बृहद स्नानघर। कालीबंगा, यहाँ हल से जुताई के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा, जल प्रबंधन प्रणाली और स्टेडियम इस संरचना कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। ये सब पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक तृतीयक गतिविधि है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि, जूते चमकाना, खनिज निष्कर्षण, इस्पात निर्माण, धातुकर्म, मतलब सर्विस सेक्टर जो तृतीय क्षेत्र में आता है। इनमें से सर्विस कौन सा है? जूता चमकाना। जो भी सर्विस रिलेटेड काम है वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तृतीयक गतिविधियां, टर्सरी एक्टिविटीज, वे होती हैं जो सेवाएं प्रदान करती है, ना कि वस्तुओं का उत्पादन। जूते चमकाना एक सेवा है, इसलिए तृतीयक गतिविधि में आता है। जबकि खनिज निष्कर्षण प्राथमिक, इस्पात निर्माण, धातु कर्मण द्वितीयक गतिविधियां है। इसे डिटेल्स में यहाँ दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके, जैसे कृषि और खनन क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र जो हो गया कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण, मतलब उद्योग। कोई भी चीज का जो निर्माण किया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में सर्विस, सेवाएं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा और परिवहन, ये सब क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। और ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एग्जाम में नहीं पूछता। जैसे चतुर्थ क्या हो गया? ज्ञान आधारित सेवा, जैसे आईटी और रिसर्च। और पंचम क्षेत्र क्या हो गया? उच्च स्तरीय निर्णय, जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स, नीति निर्माण, ये सब हो गया पंचम क्षेत्र। ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक परिकल्पित खरगोशों की आबादी पर विचार कीजिए जो वृद्धिघाती वृद्धि से गुजर रही है। यदि उनके पर्यावरण की वहन क्षमता 1000 व्यक्ति है तथा वर्तमान आबादी 500 है, तो आबादी में कौन सा परिवर्तन होना अपेक्षित है? संसाधनों की कमी के कारण आबादी शीघ्रता से घटेगी, आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अंततः वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आबादी की वृद्धि धीमी हो जाएगी और अंततः वहन क्षमता के निकट स्थिर हो जाएगी। जब किसी आबादी की वृद्धि पर संसाधनों की सीमा लागू होती है जब किसी आबादी की वृद्धि पर संसाधनों की सीमा लागू होती है तो वह घातीय से लॉजिस्टिक वृद्धि में बदल जाती है। यहाँ वहन क्षमता के कारण वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो जाती है और आबादी अंततः उसी स्तर पर वापस आ जाती है। ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ एस आकार का होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे आकार का वक्र होता है। ये सब इकोनॉमिक्स का टर्म्स है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ और एमओएसपीआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान वास्तविक सकल मूल्य वर्धित VGA में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है? निर्माण क्षेत्र, खनन और उत्खनन क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा खनन और उत्खनन क्षेत्र। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ और सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन एमओएसपीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 की पहली तिमाही में खनन और उत्खनन क्षेत्र में नकारात्मक जीवीए वृद्धि दर्ज की गई। यह आमतौर पर उत्पादन में कमी, मांग में गिरावट या नीतिगत पर्यावरणीय कारणों से होता है। ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री ने राज्यों के किस राजकोषीय ढांचे के अधीन निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने ऋण का प्रबंधन करने की अपील की है? नीति आयोग, जीएसटी, एफआरबीएम, मौद्रिक नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा एफआरबीएम,
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। FRBM अधिनियम 2003 फैसाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का उद्देश्य सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण को नियंत्रित करना है। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री ने राज्यों को इसी ढांचे के तहत तय सीमाओं के भीतर ऋण प्रबंधन करने को कहा ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। ठीक है। केंद्र सरकार का लक्ष्य फेसाइल डेफिसिट को जीडीपी के 3% के आसपास रखना है। ये फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी के सृजन और संचालन के लिए विधि अधिकार बनाता है? सेवा विषयक अधिनियम 1990, अधिकरण सुधार अधिनियम 1980, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, न्यायपालिका अधिनियम 1971। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। यह सामान्य न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए बनाया गया एक विशेष न्यायिक निकाय है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सीएटी केंद्र सरकार की कर्मचारियों के सेवा विवादों को देखता है। इसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा विवादों को देखना है। यह संविधान के अनुच्छेद 223 के ए के तहत स्थापित है। ठीक है। इसी तरह राज्य स्तर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एसएटी है। सीएटी का मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को पूर्वा के नाम से जाना जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। झारखंड में ही कर्तन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। पूर्वा झारखंड में होता है। ये अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल्स में आप देखते हैं। कर्तन और दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें जंगल को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। झारखंड में इसे पूर्वा कहा जाता है। यह मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है जहां अस्थायी खेती की जाती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर स्थान बदलने वाली कृषि है। इसमें क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल को काटने के बाद उसे जलाकर वहीं पर खेती की जाती है 2-3 साल। जब उस जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है तब किसान दूसरे जगह चले जाते हैं। इसी को ही स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इसके अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। जैसे झारखंड में पूर्वा के नाम से जाना जाता है, असम और मेघालय में झूम के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में, उड़ीसा में पोडू कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। इस पद्धति से मिट्टी की उर्वरता कुछ समय बाद कम हो जाती है क्योंकि इसमें जला के इसमें खेती की जाती है। तो जलाने के बाद जो यहाँ की मिट्टी की उर्वरता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव, वनों की कटाई और भूमि क्षरण दोनों होता है इससे। ये कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्व और आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी के प्रशासकों को डैश के रूप में नामित किया गया है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, प्रशासक, मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी यूटी में प्रशासक होता है लेकिन कुछ में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। ठीक है। उपराज्यपाल वाले यूटी दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, इन सभी में लेफ्टिनेंट जनरल रहते हैं। दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं। अंडमान निकोबार में कोई विधानसभा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी संविधान के भाग 8 के 239 से 242 आर्टिकल के बीच आते हैं। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। यूटी किस में आता है? संविधान के भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में आयोजित 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर मेन सीरीज क्रिकेट में अपना 7वां आईसीसी खिताब जीता?
ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। आप सभी देखे होंगे मैच। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हराकर अपना 7वां आईसीसी खिताब जीता। महत्वपूर्ण तक की, जैसे भारत ने अपना पहला विश्व कप ओडीआई जो है 1983 में जीता था। उसके बाद 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में फिर से ओडीआई जीता था, 2013 में पहला चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और हाल ही में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी अब जीता है। भारत के पास कुल 7 आईसीसी खिताब है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने 3 बार जीता है। 2002 श्रीलंका के साथ साझा किया था, श्रीलंका के साथ साझा विजेता थे। 2013 में विजेता, 2025 में विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने दिसंबर 2025 में भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत अनुशंसाएं शीर्षक वाली नीति रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। दिसंबर 2025 में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर यह नीति रिपोर्ट जारी की है, जिसका उद्देश्य भारत में वैश्विक शिक्षा हब बनाना है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, योजना आयोग को रिप्लेस करके। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? पीएम होते हैं, अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था। इसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत कैंपस खोलने की अनुमति दी गई। भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने पर जोर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सांस्कृतिक एवं संगीत मंडली ने दिसंबर 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है? सत्यजीत रे सोसाइटी, इंडिया पेनोरमा, रोबिन किरण, कला मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा रोबिन किरण। तो रोबिन किरण की स्थापना 2015 में हुई थी, जो अभी 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दिसंबर 2025 में रोबिन किरण नामक सांस्कृतिक एवं संगीत मंडली ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। यह समूह भारतीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। रोबिन किरण जो है रविंद्र संगीत से जुड़ा सांस्कृतिक समूह है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। फोकस इसका क्या रहता है? भारत शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक संगीत का प्रचार। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्र संगीत के जनक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से गांधी जी ने अपने विचार, नीतियां और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रणनीतियां जनता तक पहुंचाई। यह पत्रिका राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। ठीक है, यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। नवजीवन गुजराती भाषा में गांधी जी का पत्र था। जैसे यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था, उसी तरह नवजीवन भी लिखा था। हरिजन या अस्पृश्यता उन्मूलन पर केंद्रित था, यह भी महात्मा गांधी ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक का किताब कौन सा था? केसरी। ये मराठी भाषा में लिखा गया था और मराठा ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये भी एग्जाम में पूछता है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और जवाहरलाल नेहरू के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तीनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत मार्कोस अधिमान्य व्यापार समझौता इंडिया मार्कोस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक साझा मुद्रा स्थापित करना, रक्षा नीतियों का संवहन करना, शिक्षा प्रणालियों का मानकीकरण करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत को
मार्क्योरस MERCOSUR के बीच अधिमान्य व्यापार समझौता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। इस समझौते के तहत कुछ वस्तुओं पर टैरिफ में रियायत दी गई, जिसमें व्यापार आसान और सस्ता हो गया। मार्क्योरस सदस्य हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। भारत इसमें 2004 में हस्ताक्षर किया था और 2009 में इसमें लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2024। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच TEPA समझौते पर मार्च 2024 में हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे EFTA के सदस्य देश कौन कौन से है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और EFTA देशों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर निवेश का दावा किया है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका में AI टूल के उपयोग संबंधी नीति पर अग्रणी आदेश जारी किया और न्यायिक कार्यों में AI के उपयोग के लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने वाला देश का पहला न्यायालय बना? दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। 2025 में केरल उच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका में AI टूल्स के उपयोग के लिए विस्तृत नीति जारी की। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय बना जिसने न्यायिक कार्यों में AI के उपयोग हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश तय की। इसमें AI को केवल सहायक टूल माना गया, जबकि अंतिम निर्णय का अधिकार न्यायाधीश के पास ही रहती है। अनुच्छेद 214, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेवानिवृत्ति, आयु वर्ष 62 वर्ष है। हाईकोर्ट जज 62 वर्ष की उम्र तक पद में रहते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। भारत का पहला और सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय ही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अधिकतम जज संख्या वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ठीक है, SUVAS सुभाष सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किया गया AI ट्रांसलेशन सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो इंग्लिश से 9 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चालित लिफ्ट और द्रव चालित ब्रेक की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? गे लुकेस का नियम, फेराडे का नियम, कूलाम का नियम या पास्कल का नियम? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। द्रव चालित लिफ्ट और ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी बंद द्रव में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। इसी सिद्धांत के कारण छोटी बल से बड़े क्षेत्र पर अधिक बल प्राप्त किया जा सकता है, जिससे भारी वस्तुएं उठाना या वहन रोकना संभव हो पाता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तिब्बती बर्मी भाषा बोडो, मैथिली, संथाली, कोंकणी। इसका आंसर हो जाएगा बोडो। बोडो भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप इसे BDMS से याद कर सकते हैं, सॉरी DBMS, DBMS, डी से डोगरी, बी से बोडो, एम से मैथिली, एस से संथाली। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद इसके कानून बनने के लिए अगला अनिवार्य संवैधानिक चरण क्या है? राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन, राजपत्र में अधिसूचना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन, राष्ट्रपति की सहमति। तो जब कोई कानून बनता है संसद द्वारा
तो दोनों सदनों में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कानून तभी बनता है जब भारत के राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है और वे इसे वापस नहीं भेज सकते। मतलब अगर राष्ट्रपति के पास आ गया तो उन्हें साइन करना ही होता है। इसके बाद ही ये विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताता है। आर्टिकल 368 राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य वापसी नहीं भेज सकते हैं। विशेष बहुमत क्या होता है? दोनों सदनों का आवश्यक 2/3 उपस्थिति होना चाहिए और कुल बहुमत होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। कुछ संशोधन राज्यों की आधी विधानसभाओं से भी अनुमोदन आवश्यक है। राज्यों से संबंधित कुछ होता है संशोधन, तो राज्यों के आधी विधानसभा का भी अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो इसे 74 से 100% कर दिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमे क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ठीक है। पहले ये 26% था, फिर 49, फिर 74, अब इसे 100% कर दिया गया है। ठीक है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश सीधे कंपनी में निवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39D। ठीक है। अभी एग्जाम में इसमें तो बहुत आसान पूछ दिया गया है। 39A, 39B, 39C, 39D इस तरह करके भी ऑप्शन आता है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर ऑप्शन 39D होगा। अनुच्छेद 39D राज्य के यह निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यह नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का हिस्सा है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। डीपीएसपी क्या है? ये संविधान के भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच। आर्टिकल 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 42 में क्या दिया गया है? मातृत्व राहत और मानवीय कार्य दशाएं, मतलब अनुचित दशाएं, जैसे कि मैटरनिटी लीव, एटीसी, ये सब किसमें आती है? आर्टिकल 42 में आती है। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जलीय निकासी प्रणाली में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण हुआ माना जाता है? ठीक है। इसका ऑप्शन है अत्यंत नूतन प्रोत्थान, ज्वालामुखीय उद्भेदन, अपरदन द्वारा नदी प्रग्रहण और हिम नदीय गलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत नूतन प्रोत्थान। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत नूतन प्रोत्थान। प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी प्रणाली एक विशाल नदी थी जो बाद में भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण विभाजित हो गई। अत्यंत नूतन काल में हुए प्रोत्थान के कारण हिमालय क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव आए, जिससे यह नदी प्रणाली टूटकर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से अलग अलग जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो। ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे होता? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये लास्ट क्वेश्चन है। आपकी शिफ्ट में 39 ही जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019-2020 में भारतीय रेलवे की मार्ग की लंबाई कितनी है? ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, लेकिन पूछा गया है 19-20 में भारतीय रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67,956 किलोमीटर। 2019-20 का पूछा गया है। और ये सब रिपीटिव क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए एक शिफ्ट में पूछा गया तो दूसरे शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। 67,956 किलोमीटर। ये रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि
भारत का अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये सब तो अभी पूछता नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं, करंट पे है। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी हुगली जंक्शन, एसएसएस हुगली जंक्शन, ये अभी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत देश के 1338 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इस योजना के तहत देश भर के 1338 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी। उसके बाद अभी जो कवच योजना है, यह भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा है, जिसमें 3000 किलोमीटर से अधिक मार्ग लगाया जा चुका है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने अभी 39 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आपकी शिफ्ट में 39 ही जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ अगर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।